हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले दो वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट कर किए। ठीक है जी, 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन अपने प्रीवियस दो वीडियो में कर लिए थे। आपको वो वाले अगर वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक के सारे चैप्टर 12th क्लास के आपको सेपरेटली ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लास 11th के अलग वीडियो हैं और क्लास 10th के हैं आपको अलग से ऊपर मिल जाएंगे। कहीं देखने आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, ऊपर आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन उसी एक्सरसाइज 11.3 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 11th मैंने बोर्ड पे लिख रहा है। तो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि दो तलों दो प्लेन की क्वेश्चन दे दी के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तथा तीसरे प्लेन के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करो ना। 3 प्लेन दे दिए, इन दो प्लेन के तो इंटरसेक्टिंग लाइन से जाने वाला, देखो ये पाई 1 प्लेन है मान ले रहा हूं, और ये पाई 2 प्लेन है। ये तो है पाई 1 और ये है पाई 2। इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से होकर जाने वाला एक प्लेन है, ये रहा, मान ले रहा हूं ये है प्लेन, है ना। ये पाई 3, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। इसकी इक्वेशन हमें क्या करनी है, फाइंड। इसको मैं मान ले रहा हूं पाई 3 है। ठीक है, ये जो प्लेन है इसने बोला प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तथा इस चौथे प्लेन, एक और प्लेन दे दिया। ये प्लेन जो चौथा प्लेन जो वो क्या है, इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है, इन दोनों, ये पाई 4 प्लेन है, ये पाई 4 प्लेन है ना। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना, 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। समझो ये पाई 1 और पाई 2 दो प्लेन हैं, ये रहे। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले इनफाइनाइट प्लेन होंगे। ठीक है, उनमें से एक प्लेन मान ले रहा हूं ये पाई 3 है। ठीक है, ये पाई 3 जो प्लेन है इस 4th प्लेन मतलब पाई 4 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे इस पाई 3 की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, मतलब अब समझ में आएगा आपके कि पाई 3 की इक्वेशन, पाई 3 और पाई 4 जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब इनके जो नॉर्मल वेक्टर, इनके नॉर्मल वेक्टर ही तो होंगे। ये पाई 4 का नॉर्मल वेक्टर कुछ यूं होगा, है ना, और पाई 1 का नॉर्मल वेक्टर, पाई 3 का नॉर्मल वेक्टर कुछ यूं है। ये दोनों भी तो आप एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, है ना। तो इन दोनों के नॉर्मल के जो डी आर हैं उन वो भी एक दूसरे नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो उनके डी आर में एक रिलेशन होगा, क्या, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल्स टू 0। बस ये कार्रवाई करने वाले हैं अपन। देखो आंसर में गिवन प्लेन्स पाई 1 मैंने इसको मान लिया क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, और पाई 2 मैंने मान लिया क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 5। अब पाई 2 और पाई 3 के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले प्लेन के जो फैमिली है उसका फॉर्मूला मुझे पता है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of पाई 1 एंड पाई 2। तो क्या है फॉर्मूला, क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1z माइनस D1 प्लस लैम्डा A2x प्लस B2y प्लस C2z माइनस D2 इक्वल्स टू 0। ये पाई 1 प्लेन है और ये कौन सा प्लेन है, पाई 2 प्लेन है। तो इसको मैं मान ले रहा हूँ जो नया प्लेन आया वो मेरे पास क्या है, पाई 3। तो पाई 3 क्या हुआ, ये रहा, है ना। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, इधर आएगा तो -1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, पाई 3, ये पाई 3 प्लेन है ना, क्या x है ना, सॉरी ये इसका x का कोफिशिएंट क्या है 1 और इधर क्या है 2 लैम्डा, तो 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस z का कोफिशिएंट इधर क्या है 1 प्लस इधर क्या है 4 लैम्डा
जेड, और इधर कांस्टेंट क्या है प्लस, ये दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो ना, माइनस क्या ले लो दोनों जगह से कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये पाई 3 प्लेन आ गया, इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है, तो पाई 3 प्लेन मान के ना। गिवन अनदर प्लेन कौन सा, जो पाई 4 है ना, तो एक बार ये और लिख दे रहा हूँ साथ के साथ, है ना। देयरफॉर डी आर ऑफ नॉर्मल ऑफ पाई 3 क्या होंगे, जिसको मैं a1 मान ले रहा हूँ, क्या होंगे 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, b1 क्या होगा 1 + 3 लैम्डा, और एक्स वाई जेड के स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे डी आर, उसके नॉर्मल के डी आर, है ना, और c1 क्या होगा 1 + 4 लैम्डा, ठीक है। गिवन अनदर प्लेन जिसको मैं पाई 4 नाम दे रहा हूँ, पाई 4 क्या है वो रहा x - y + z, x - y + z इक्वल्स टू 0। अब इसके भी डी आर निकालूं, देयरफॉर डी आर ऑफ नॉर्मल ऑफ पाई 4, उसको मैं a2 दे दूंगा नाम, a2 = 1, b2 = -1 और c2 = 1, है ना। एक्स वाई जेड के स्केलर कंपोनेंट या कोफिशिएंट, है ना, उसके नॉर्मल के डी आर नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई 3 जो है परपेंडिकुलर है पाई 4 पे, पाई 3 और पाई 4 एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे रखे है ना। देयरफॉर a1 a2 नॉर्मल है, तो इनके दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनके नॉर्मल वेक्टर भी या नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, तो उनके डी आर में ये रिलेशन होगा प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0। वैल्यू पुट कर दो, a1 की वैल्यू कितनी है 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, a2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 + 3 लैम्डा -1, और 1 + 4 लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0, तो 1 + 2 लैम्डा -1 -3 लैम्डा प्लस 1 + 4 लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया सबको इक्वल्स 0, है ना। तो ये -1 + 1 कैंसिल आउट, 4 लैम्डा 2 लैम्डा 6 लैम्डा -3, तो 3 लैम्डा इक्वल्स टू -1, ये उधर जाएगा तो -1, तो लैम्डा इक्वल्स टू -1/3। देयरफॉर पाई 3 की मुझे इक्वेशन चाहिए, वो क्या होगी, देखो यहाँ वैल्यू पुट करो, 1 यहाँ लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करूँगा -1/3, है ना, क्या हो जाएगा -2/3, यहाँ 1 पुट करूँगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। x + 1 -3/3 y + 1 माइनस, या लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करूँगा तो 4/3 z -1 - 5/3 इक्वल्स टू 0। सोल्व करो बच्चों, तो क्या होगा, ये हो गया 3 - 2 तो 1/3 x, ये 3/3 क्या हो गया 1, तो ये 0 हो गया ना, तो ये क्या हो गया 3 - 4 तो -1/3 z, और ये 3 -5 तो -2/3, तो क्या जाएंगे +2/3 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेके 3 को हटा दे रहा हूँ, है ना, तो x - z + 2 इक्वल्स टू 0। भी एलसीएम लूंगा 3 आएगा अपन में, वो उधर जाएगा मल्टीप्लाई 0 के, तो खत्म हो जाएगा। ये आ गया हमारा प्लेन है, जो पाई 1 और पाई 2 के तो इंटरसेक्शन से होके जा रहा है, और पाई 4 के क्या परपेंडिकुलर है, वो ये वाला प्लेन है। चेक करते हैं आंसर नंबर 11.3 में 11th नंबर क्वेश्चन है 11th, x - z + 2 इक्वल्स 0। बिल्कुल सही है, ऐसे अच्छा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन को अच्छे से करेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या करेगी, समतलों जिनके सदिश समीकरण वेक्टर इक्वेशन गिवन है के बीच का एंगल फाइंड कीजिए, बीच का कोण ज्ञात करना है हमें ना।
देखो क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल चाहिए तो मैं उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर दूंगा, वही क्या होगा, उनके प्लेन के बीच का एंगल पता है ना। मान लो ये प्लेन है फर्स्ट और ये इसका नॉर्मल वेक्टर जो इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये मान लो प्लेन दूसरा है, ये दूसरा प्लेन है और ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। तो इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वेक्टर इसके ये इसके परपेंडिकुलर है इसके, तो इन दोनों के नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वही क्या होगा, प्लेन के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो आंसर में गिवन प्लेन्स पाई 1 क्या है, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k कैप इक्वल्स टू 5। देयरफॉर n वेक्टर n1 वेक्टर पाई 1 प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो n1 वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। एंड पाई 2 वेक्टर क्या है, आर वेक्टर पाई 2 प्लेन क्या है, आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k कैप इक्वल्स टू 3। देयरफॉर n2 वेक्टर जो पाई 2 प्लेन के परपेंडिकुलर है, 3i माइनस 3j प्लस 5k सिंस कोस थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर का होल मॉडुलस। क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्यूट एंगल चाहिए। एक्यूट एंगल आ जाएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे निकलेगा, 180 माइनस करके निकाल देंगे। वैल्यू पुट कर दो, मॉडुलस n1 वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2 की स्क्वायर 4 प्लस 3 की स्क्वायर 9, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 3 की स्क्वायर 9 प्लस 5 की स्क्वायर 25। तो कोस थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन और उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे। 3 2 जा 6, 2 3 जा 2 माइनस 3 जा माइनस के 6 और माइनस 3 प्लस 5 जा माइनस के 15 अपॉन अंडर रूट 8 9 17 अंडर रूट 25 9 34 9 43 18 33 43। ठीक है, ये माइनस प्लस तो कोस थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस माइनस 15 बट्टा में अंडर रूट 17 इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसके भी नहीं होंगे, 17 51 5 17 64 5 73। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 15 बट्टे अंडर रूट 731। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बोले सर ये माइनस, मॉडुलस ने माइनस को क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 11.3 में 12th। कोस इनवर्स 15 बटे रूट 731 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए ज्ञात कीजिए, निम्न प्रश्नों में ज्ञात कीजिए क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं, मतलब प्लेन के जो पेड़ दे रखे हैं वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। उस स्थिति में जब ये न तो समांतर हैं और न ही लंबवत हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मतलब आपको चेक करना है कि हर क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट दे रखे हैं, हर क्वेश्चन के अंदर आपको 2-2 प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है। आपको चेक करना है कि दोनों प्लेन या तो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। अगर और पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो उनके बीच का एंगल फाइंड करो। अपन क्या करेंगे, इनके बीच का एंगल फाइंड करेंगे। अगर एंगल 0 डिग्री आ गया तो पैरेलल है, एंगल 0 डिग्री आ गया तो पैरेलल है। एंगल 90 डिग्री आ गया तो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और दोनों एक कंडीशन नहीं है तो एंगल तो पता चल ही जाएगा ना। अपन दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल फाइंड करेंगे, है ना। इन दोनों जो प्लेन दे रखे हैं, हर क्वेश्चन के अंदर 2-2 प्लेन है, उन दोनों के नॉर्मल एंगल बिटवीन नॉर्मल, है ना, उनके अभिलंब के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। वही किसके बीच का कोण होगा, उन दोनों समतलों के बीच का कोण, है ना। तो आंसर में ए पार्ट देखो, गिवन प्लेन्स पाई 1 क्या है 7x प्लस 5y
प्लस 6z प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब पाई1 प्लेन से उसके नॉर्मल के डी आर आ जाएंगे मेरे पास। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है प्लेन, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो एक्स वाई जेड के जो स्केलर कंपोनेंट हैं उसके नॉर्मल के क्या हैं, वो डी आर है ना। तो इसके डी आर को मैं क्या मान लूंगा, देयरफॉर a1 क्या मान लूंगा 7, b1 इक्वल्स टू 5, c1 इक्वल्स टू 6 एंड पाई2 क्या गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 10z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू -1, c2 इक्वल्स टू 10। अब मुझे इनके बीच इन दोनों नॉर्मल ये पाई1 प्लेन का नॉर्मल के नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर मान लो या नॉर्मल मान लो ना, क्योंकि वेक्टर तो क्या एक डायरेक्टेड लाइन है ना, सिंगल डायरेक्शन में डायरेक्टेड लाइन है, और नॉर्मल मानेंगे तो बाई डायरेक्शन में ऊपर भी और नीचे भी बाई डायरेक्शन में डायरेक्टेड लाइन है ना, कैसे भी कर सकते हो, या वेक्टर कंसीडर कर लो या नॉर्मल कर लो, एक ही बात है। अब दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल फाइंड कर लेंगे, सिंस कोस थीटा इक्वल्स टू डी आर अगर गिवन है तो कैसे करते हैं, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, ये फॉर्मूला एक ही बार लिखूंगा, बाकी चारों पार्ट में और नहीं लिखूंगा ना, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का मॉडुलस। क्यों? एक्यूट एंगल आएगा ना, तो cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 है ना, 7 या 21, a1 a2 21 और 5 का 5 माइनस के और 10 का 60 प्लस के 60, वैल्यू पुट कर दिया यार, a1 इंटू a2 21, देख लो, अंडर रूट a1 स्क्वायर 7 की स्क्वायर 49 प्लस 5 की स्क्वायर 25 प्लस 6 की स्क्वायर 36 अंडर रूट 3 की स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 100, तो देखो क्या आ गया, कोस थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस 81 में से 5 गए तो 76 अंडर रूट 54 74 80 110, देखो वापिस से 54 74 80 110 110 इंटू 110, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल्स टू 76/110 है ना, रूट हट जाएगा और पॉजिटिव है दोनों, तो मॉडुलस की जरूरत नहीं। तो 4 की टेबल में 2 की टेबल में 3 दूनी 6 8 दूनी 16 और 55, 5 की टेबल और 11, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स क्या आ गया, कोस इनवर्स 38/55, ये आ गया। ए पार्ट में न तो वो पैरेलल है न वो परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दिस है। ये तो आ गया ए पार्ट। यही करते हैं बी पार्ट इसका ना, बी पार्ट गिवन प्लेन्स है ना, प्लेन्स क्या है गिवन सेकंड बी पार्ट में, पाई1 जो क्या है 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 1, c1 इक्वल्स टू 3 एंड पाई2 क्या है, वो रहा x माइनस 2y प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। मतलब x1 का जो कोफिशिएंट है वो तो है a2 सॉरी, और y का कोफिशिएंट है वो b2, और z का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो c2 कितना आ गया 0। देयरफॉर कोस थीटा इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ सीधा ना, मॉडुलस a1 a2 2, b1 b2 -2, c1 c2 0 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9 अंडर रूट 1 प्लस 4, ऊपर ये तो 0 है ना, तो कोस थीटा इक्वल से कितना आ गया 0 आ गया ना, देखो 2 - 2 0 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो थीटा इक्वल्स टू कोस 0 कहाँ होता है, कोस 0 कहाँ होता है, कोस 0 होगा कोस
वाई एक्सिस पे 0 होगा ना, तो थीटा इक्वल कितना आ गया π/2, π/2 आ गया। देयरफॉर π1 परपेंडिकुलर है किसके, π2 के। ये कर दिया आपने इसका बी पार्ट। सीधे करेंगे ना फॉर्मूला ये, इसमें इससे एंगल निकालेंगे। अगर थीटा की वैल्यू π/2, जैसे कोस 0 आ गया, कोस थीटा इक्वल 0 आ गया, 0 आने का मतलब क्या, को पाई की थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2 है, तभी तो 0 आएगा ना। π/2 आ गई तो ये क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सी पार्ट करते हैं इसका, सी गिवन प्लेन्स π1 कितना है थर्ड पार्ट के अंदर, π1 सी पार्ट के अंदर 2x - 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू -2 और c1 इक्वल्स टू 4। एंड π2 क्या दिया है आपको, π2 क्या दिया है, ये 3x - 3y। a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू -3 और c2 इक्वल्स टू 6। बोले सर ये फिर ये क्या है, 1 है ना, ये d1 d2 कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो उसमें ए बी सी के जो स्केलर कंपोनेंट है या कोफिशिएंट हैं वो क्या होते हैं, उसके नॉर्मल के dr। देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करूँ, a1 π2 प्लेन लिखा है नहीं क्या, चलो सीधा आप लिख देना ना, π2 प्लेन के यहाँ लिख देना, π2 प्लेन जो है यहाँ लिख देना, क्या है π2 मैंने लिखा नहीं, 3x - 3y प्लस 6z - 1 इक्वल्स टू 0। उससे a2 b2 c2 आ गया ना, तो a1 a2 6, b1 b2 प्लस के 6 और c1 c2 प्लस के 24। ठीक है, देखो ना, 3 दूनी 6 प्लस के 6 और प्लस के 24, √a1 स्क्वायर 4 प्लस b1 स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस c1 स्क्वायर 4 की स्क्वायर 16, √a2 स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 36। तो कोस थीटा इक्वल्स टू 36 बट्टा में 16 4 20 4 24 और 36 9 45 9 54। ठीक है, 16 4 20 4 24। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल्स टू, माइनस वाली क्वांटिटी है नहीं तो मॉडुलस की जरूरत नहीं है, 36 बट्टा 24 को लिख सकता हूँ ना, 6 चौक 24, 6 2√6। ठीक है, 27 दूनी 54 है ना, 27 दूनी 54, फैक्टर क्या होंगे 54 के, 6 है ना, हाँ हाँ, 3√6, 3 3 9 54। हाँ ठीक है, फैक्टर कर दिया, रूट है ना, रूट ये तो सोल्व करना आता आपको। तो देखो कोस थीटा इक्वल्स टू 36 बट्टा ये 3 दूनी 6 गुणा 6, ये रूट इंटू रूट 6 है ना, तो कोस थीटा इक्वल्स टू 1, 36 बट्टा 36 क्या आ गया 1। तो थीटा कोस थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0। देयरफॉर π1 जो प्लेन है पैरेलल है किसके, π2 के। चेक करते हैं 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चेक करते हैं आंसर 13 में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 11.3 में 11.3 13 में ए कोस इनवर्स 2/3, कोस इनवर्स 2/3 और अपना आ रहा है 38/55। तो गड़बड़ कहाँ है, पहले तो क्वेश्चन चेक करते हैं, सही कि नहीं। 7x + 5y + 6z + 30 = 0। ठीक है, और 3yx - y - 10z है, ये क्या है माइनस के 10z, और मैंने प्लस के 10z लिख दिए थे ना, माइनस के 10z है। तो देखो कैलकुलेशन तो मिस प्रिंट होगी ना, माइनस के 60 हो जाएंगे ये। ठीक है, माइनस के 60 65, माइनस के 65 में से 20 गए तो माइनस के 45 में से 1 गया तो माइनस के 44, माइनस के 44, नीचे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, तो माइनस के 44, माइनस के 44, तो कटेंगे तो माइनस के 22 और मॉडुलस लो, फिर माइनस है तो मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी ना। 11 की टेबल में -2/5 11 की टेबल में ना,
मॉडुलस है तो पॉजिटिव कर देगी 2/5, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन भी मैंने नहीं देखा था, जल्दबाजी में लिख दिया था, आप ध्यान रखिए ना। हाँ, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट 11.3 में बी, तल आपस में लंबवत हैं, हाँ ठीक है, और तल आपस में समांतर हैं, सी बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। चलो करते हैं इसका डी और ई पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। डी पार्ट देखो, इसका क्या है, गिवन प्लेन्स पाई 1 क्या है 2x - y + 3z - 1 = 0। देयरफॉर a1, 2 है, a1 तो 2 है, b1 कितना है -1 है, और c1 कितना है 3। एंड पाई 2 क्या है, पाई 2 क्या 2x - y + 3z + 3 = 0। चेक कर लूँ एक बार, चेक कर लूँ कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया। डी पार्ट में 2x - y + 3z - 1 = 0, ठीक है, और 2x - y + 3z = 0 ना। देयरफॉर a2 = 2, b2 कितना है -1, और c2 = 3 है ना। c2 = कितना आ गया 3। मैंने देखा कि यार पाई 1 प्लेन पाई 1 है, उसका जो नॉर्मल है उसके जो डी आर हैं, और प्लेन पाई 2 के जो नॉर्मल है उसके जो डी आर हैं, एक दूसरे के क्या प्रोपोर्शनल है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसको यूं भी दिखा सकते हैं ना, सीधा पता चल जाए तो यूं भी दिखा सकते हैं। मैंने इसीलिए आंसर क्वेश्चन चेक किया था कि यार 2x - y + 3z 2x - y + 3z a1 a2 b1 b2 का रेशियो इक्वल आएगा। सिंस a1/a2 = कितना आएगा 2/2 तो 1, b1/b2 = -1/-1 = 1, c1/c2 कितना है 3/3 = 1। सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1। देयरफॉर पाई 1 पैरेलल है किसके, पाई 2 के। यूं भी शो कर सकते हैं ना, अपन यूं भी शो कर सकते हैं। वैसे तो अपन एंगल निकाल रहे हैं ना, एंगल निकाल रहे हैं, अगर वो 0 डिग्री आ रहा है तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और 90 डिग्री आ रहा है तो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और नहीं भी आ रहा तो एंगल भी फाइंड हो जा रहा है ना। बाकी अपन यूं भी शो कर सकते हैं, है ना। और परपेंडिकुलर शो करना पड़े तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, यूं भी शो कर सकते हैं ना, कैसे भी कर दो आप। ई पार्ट देखो क्या है, गिवन प्लेन्स पाई 1 कितना है 4x + 8y + z - 8 = 0। देयरफॉर a1 = 4, b1 = 8, c1 = 1। एंड पाई 2 जो है वो क्या है x + y - 4 = 0। देयरफॉर a2 = 1, b2 = 1, और c2 = 0, क्योंकि z वाली टर्म है इसमें, है ही नहीं, है ना। देयरफॉर क्योंकि न तो पैरेलल है, क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं है ना, और न परपेंडिकुलर है, क्योंकि a1 a2 b1 b2 c1 c2 भी 0 नहीं होने वाला। यूं भी चेक कर सकते हैं ना, यूं भी चेक कर सकते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया नहीं था, वहाँ तो सीधा मैंने एंगल फाइंड किया था, और एंगल से पता चल गया था कि पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, एंगल है उनके बीच में। अब इन दोनों में मैंने आपको बता दिया कि सीधा पहले आप यूं चेक करो ना, जैसे इसमें a1/a2 b1/b2 तो रेशियो इक्वल नहीं है, क्योंकि इनका रेशियो 4 है, इनका रेशियो 8 है। a1 a2 + के 4 b1 b2 + के 8 12, और c1 c2 परपेंडिकुलर भी नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे इनके बीच का। देयरफॉर cos θ = फॉर्मूला मैंने लिखा था वो लिख देना आप ना, a1 a2 4 + b1 b2 8 + c1 c2 0 अपॉन √a1² 4 की स्क्वायर 16 + 8 की स्क्वायर 64 + -1 की स्क्वायर 1 इंटू 1 की स्क्वायर 1 + 1 की स्क्वायर 1, और 0 की स्क्वायर तो 0 होगी। तो cos θ = मॉडुलस 12/74 80 81 √2। तो cos θ =
12/9 गुणा अंडर रूट 2, 3 की टेबल में 3 और 3 की टेबल में 4, तो कोस थीटा इक्वल्स टू 4 को मैं यूँ लिखता हूँ ना, 4/2 अंडर रूट 2 को मैं यूँ लिख दूंगा 2 अंडर रूट 2/3। बोले सर कैसे किया, इस 4 को मैंने यूँ लिख दिया 2 × 2 बट्टा में क्या है अंडर रूट 2 × 3 था ये, है ना। देख लो आप यूँ क्या, ये इससे कैंसिल हो गया अंडर रूट 2, तो ऊपर कितना 2 × 2/3 है ना। तो थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2√2/3, ये आ गया हमारा फाइनल एंगल दोनों प्लेन के बीच का। चेक करते हैं आंसर नंबर डी और ई। 11.3 में क्वेश्चन नंबर 13th में डी तो क्या है, तल आपस में समांतर है, ठीक है, और ये है 45 डिग्री, है ना। एंगल कितना दे दिया 45, 80 81। क्वेश्चन क्या है, y+z था भैया। अरे फिर यहाँ देखो ना यार, यहाँ y+z दे रखा है मैंने, y+z दे रखा था -4, ये 1 की 0, ये 1, तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, गड़बड़ा गई। a1 a2 0 प्लस b1 b2 8 प्लस c1 c2 1, है ना, ठीक है। बाकी से मैं यहाँ क्या आएगा 9, इसके आगे ये हटा दे रहा हूँ, इसके आगे मैं ये हटा दे रहा हूँ। तो यार क्वेश्चन मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया ना, आप ध्यान से देखें। तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या है 9/9√2, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, कोस थीटा इक्वल्स टू 1/√2, तो थीटा इक्वल्स टू, वैसे तो यूँ लिखेंगे कोस थीटा इक्वल्स टू कोस 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स क्या देगा पाई 45 डिग्री ना, π/4 लिख दो। और ये फॉर्मूला भी था ITF में अपन ने देखा था, सिंस कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल्स क्या देगा थीटा, कब इसकी डोमेन में है तब, कोस इनवर्स की डोमेन में है तब, ठीक है। चलो जी करते हैं इसका 14th क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात करो। हर क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और एक प्लेन की क्वेश्चन गिवन है ना। इस प्लेन से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, अगर वेक्टर फॉर्म में है ना, मान लो ये प्लेन है ना, और यहाँ कोई पॉइंट है, ये ए मान ले रहा हूँ ना, ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1 है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और इसका नॉर्मल वेक्टर भी क्या है n वेक्टर है ना। r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d, इस फॉर्म में अगर अपन को दिया है प्लेन, तो उससे इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, d से लिख रहा हूँ जिसको मैं a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, ये था। या d माइनस मॉडुलस लगा ना, मॉडुलस लगा है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं। इसको आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, इस फॉर्म में कि d माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, क्योंकि मॉडुलस है तो प्लस माइनस तो पॉजिटिव होने वाला है ना। जहाँ a क्या है, जो पॉइंट गिवन है उसका पोजिशन वेक्टर, और n वेक्टर क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर। ये तो 3 वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन है, और अगर प्लेन की क्वेश्चन हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, जैसे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 है ना, इस फॉर्म में गिवन, और इस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, तो d इक्वल्स क्या होगी, यहाँ देखो ना, ये d इधर आ गया तो प्लस हो गया कि नहीं हो गया, है ना, इधर d आ गया तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में गिवन है तो क्या हो जाएगी क्वेश्चन ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये है डिस्टेंस। फॉर्मूले जब बताए थे तो वहाँ बताया भी था, ये वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तब तो ये, और वेक्टर फॉर्म में प्लेन की क्वेश्चन गिवन है तो भी ये लगा, दोनों एक ही बात ही है,
देखो मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल का मैग्नीट्यूड, ये डी है ना, डी कांस्टेंट है, वो इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, डी पड़ा है हीरा। और ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, उसको नॉर्मल वेक्टर, जिस नॉर्मल के डी आर को क्या लिखते हैं अपने एबीसी, तो यही फॉर्मूला इसी से है ना। तो आंसर में गिवन प्लेन क्या है 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल्स टू 3 है, वो इधर आएगा तो -3 इक्वल्स टू 0 है ना, क्योंकि प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में ऐसी होती है ना। एंड पॉइंट ए मान ले रहा हूँ इसको ना, क्या है 0, ये ओरिजिन है, तो इसको क्या मानेंगे, ओरिजिन 0,0,0, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन π1 एंड ओ, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना। फॉर्मूला लिख दो, डी इक्वल्स टू क्या है, मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है 3, 0 0 0 ना, xy z 0 है, तो 0 प्लस 0 -3 अपॉन में अंडर रूट क्या है 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16 प्लस 12 की स्क्वायर 144 12 जेड ना, हाँ ठीक है। तो डी इक्वल्स टू क्या आई, मॉडुलस -3 50 60 169, तो वो -3/13 169 का अंडर रूट, तो डी इक्वल्स टू कितने आई 3/13, ये आ गई दिस, इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस। ये कौन सा था, ए पार्ट था। करते हैं बी, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा दोबारा ना। बी देखो क्या कह रहा है, गिवन प्लेन π1 की जरूरत नहीं क्योंकि पाई हो जाएगा ना, क्या है 2 नंबर में 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a इक्वल्स कितना 2, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू 2। एंड पॉइंट p मान ले रहा हूँ ना, क्योंकि ये तो यहाँ आएगी ना, p क्या है 3, -2, 1, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन p एंड पाई, π1 नहीं है, पाई है ना। d इक्वल्स टू ax1 3 दूनी 6 प्लस by1 माइनस इंटू माइनस प्लस के 2 प्लस cz1 2 और प्लस d कितना है 3 बट्टा में अंडर रूट ए स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4, तो d इक्वल्स टू 10 4 10 13 बट्टा में अंडर रूट 9, तो d इक्वल्स कितना है 13/3। चेक करते हैं, ये 3/13 और ये 13/3 है ना। चेक करते हैं ए और बी, 14th क्वेश्चन में ए और बी, ए है 3/13, बी है 13/3, बिल्कुल सी है। बट इसके सी और डी पार्ट की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सी पार्ट देखो, इसका आंसर नंबर सी, गिवन प्लेन क्या है पाई क्या है x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जनरल फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या है माइनस प्लस डी है, इधर आएगा ना, इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो इसको मैं 9 को इस तरफ ले आया। देयरफॉर ए इसके जो नॉर्मल है उसके डी आर क्या होंगे, ए बी सी, वो क्या है 1, बी कितना है 2, सी कितना है -2। एंड पॉइंट P मान ले रहा हूँ क्या है 2 3 -5, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन
पी एंड पाई, पी पॉइंट और पाई प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। वैल्यू पुट कर दो। ए एक्स वन तो 1 इंटू 2 प्लस बी वाई वन 2 इंटू 3 प्लस सी कितना है -2 और z1 कितना है -5। ए बी सी तो है प्लेन के नॉर्मल के डी आर, और x1 y1 z1 क्या है जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है -9 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, ए कितना है 1 की स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 प्लस -2 की स्क्वायर 4। सोल्व कर दो तो d इक्वल्स टू 2 प्लस 6 प्लस 10 -9 अपॉन में अंडर रूट 9, तो 10 6 16 या एक बचा है ना, एक बचा 7 2 9 है ना, तो मॉडुलस 9/3 तो कितना है 3। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की 3। डी पार्ट देखो इसका, डी देखते हैं, डी मार्कर चेंज कर लूँ मैं। डी देखो गिवन प्लेन क्या है, पाई 2x - 3y प्लस 6z - 6 इक्वल्स 0 एंड पॉइंट P जो है वो क्या मान लिया मैंने -6 0, 0। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पाई एंड P, जिसको D से डिनोट करूँगा, फॉर्मूला लिखूंगा नहीं मैं, है ना, AX1 ABC लिखे नहीं, AX1 तो -12, BY1 CZ1 तो 0 0 और -6 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 प्लस 3 की स्क्वायर 9 प्लस 6 की स्क्वायर 36। तो D इक्वल्स टू -18/36 40 49 अंडर रूट 49, तो D इक्वल्स टू 18/7, क्योंकि मॉडुलस ने माइनस को पॉजिटिव कर दिया और 49 का अंडर रूट 7। चेक करते हैं आंसर नंबर सी और डी। क्वेश्चन नंबर 14th में सी तो है 3 और डी है 2। छः दूनी 12। आंसर नंबर सी और डी है ना, 14th में आंसर नंबर सी और डी। सी तो है 3 बिल्कुल सी और डी है 2, डी है 2 और अपना आ रहा है 18/7। बोले सर कोई फिर मिस प्रिंट, 2x - 3y प्लस 6z - 2। बोले सर जानबूझ के तो नहीं कर रहे आप कहीं? अरे जल्दबाजी में हो जाता है यार, जल्दबाजी में हो जाता है। 14 है ना, तो कितना जाएंगे 2, बिल्कुल सही। आप ऐसी जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मैं थोड़ी सी लापरवाही कर रहा हूँ आज, है ना, पता नहीं क्या हो गया। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।